अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया भी कानून के ताबे नहीं आना चाहता। शुगर माफिया को भी कुछ कहें तो समझते हैं हम कोई खास लोग हैं। वो पीडीएम जैसे अलायंसेज करता है, ये इत्तेहाद बनाकर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जो मुआशरा गरीब तबके का ख्याल नहीं रखता वो तरक्की नहीं करता। मुआशरे की पहचान कमजोर तबके की जिंदगी से होती है। शुगर माफिया लोगों को, बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती है, याद रखना। कौम गरीब तब होती है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जैसे ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की बालादस्ती। तो एक ये है, और दूसरा जो अब आज जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो मैकेनिक है, जो वेल्डर है, जो छोटी दुकान चलाता है, जो छाबड़ी वाला है, इनकी भी ख्वाहिश होगी कि अब हमारा अपना घर हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं चले सारा दिन मेहनत करता हूँ, जो भी करता हूँ, शाम को एक ऐसी जगह पे जाऊं जो मेरा घर हो। ये सारे इंसानों के अंदर सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और सबसे बड़ी एक इंसान को इनसिक्योरिटी, यानी एक खौफ होता है सबसे बड़ा, कि मेरे और मेरी बीवी बच्चों के सर पे छत ना हो। ये सबसे बड़ा खौफ होता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जब कोई बुरा वक्त आता है, जलजला आता है, सैलाब आते हैं, और जिस तरह पख्तूनख्वा में कबायली इलाके के अंदर जब वो जंग हुई तो एकदम लोगों को सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा और एकदम वो कैंप्स में चले गए। ये जल्लोज़ई में भी अफगान बेचारे जब वहाँ से आए थे मुश्किल वक्त में, वो भी यहाँ रहते थे, लेकिन वो तो फिर भी वो उनके सर पे छत थी। लेकिन ये जो खौफ है। दूसरी जानिब शुगर स्कैंडल की तहकीकात में नैब रावलपिंडी ने मियां असलम इकबाल और समीउल्लाह चौधरी को 4 मई को तलब कर लिया। दोनों सूबाई वुज़रा को नैब रावलपिंडी के ऑफिस में तलब किया गया। नैब की कमांड इन्वेस्टिगेशन टीम 2 हुकूमती मेंबरान असम्बली से तफ्तीश करेंगी। दोनों मेंबरान असम्बली को 2018 से 2019 में शुगर पर दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी लाने की हिदायत की गई है। एक्सपोर्ट की इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में शुगर मिलों और दी जाने वाली सब्सिडी का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की तहत की जाएगी। दूसरी जानिब वफाक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, रियासत अपने आपउताब से कायम है, किसी के दबाव में नहीं आएगी। 7 घंटे मुज़ाकरात के बाद TLP से मामला तय पा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था, वज़ीर आज़म नामूस रिसालत पर मगरबी हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। 7 रिजवी केस समेत 210 FIRs कानूनी अमल से गुजरेंगी। एक कमेटी बनेगी जो केस का फैसला करेगी। हमारे सरबराह को खत लिखे, 22 करोड़ मुसलमानों में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगा सकता या ना लगाता हो। ये 22 करोड़ लोगों का नारा है। लाहौर में कोई और बैठे हैं, ये हमारे दीन का नारा है, कोई सियासी एजेंडे का नारा नहीं है, इस्लाम का नारा है, इस्लामाबाद का नारा नहीं है। और उनके साथ जो मामलात हमारे तय हुए, उसमें ये भी तय पाया कि हम उनके MPO के तहत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको भी रहा करेंगे। अभी जब मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, 733 में से आधे घंटे पहले 1 घंटे तक 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 669 लोगों को, ये ज्यादातर साउथ पंजाब फैसलाबाद डिवीजन। 30 गाड़ियां जो हैं वो जली हैं, जबकि 5 गाड़ियां उन्होंने भी वापस की हैं।
اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے. 4 کروڑ روپیہ پنجاب پولیس میں آئی جی اور دوسرے لوگوں نے ان زخمی لوگوں کو C1 اور C2 کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں. 210 جو FIR ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزرے گی. اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں, اسلام آباد کا تو معمولی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ NCOC کے سربراہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کرونا بارے مزید فیصلے کر لیے گئے, مزید بندش بڑھانا پڑے گی. اعلان جمعے کو کریں گے. NCOC کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے اسد عمر کا کہا آکسیجن پر مریضوں کی تعداد 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے. رواں ہفتے انتہائی خطرناک ہے. اگر اس وبا کا زور فوری نہیں توڑا تو بڑے شہر بند کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. کہ جس سطح کے اوپر اس وقت وبا کا پھیلاؤ ہے, جس تیزی سے اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہمارے مریض آ رہے ہیں, آکسیجن کے اوپر زور پڑتا جا رہا ہے, اگر اس وبا کا زور ہم نے ابھی فوری طور پر نہیں توڑا اور اس میں کمی نہیں لائے, کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی. آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نخواستہ بند کرنے پڑیں گے. اس لیے یہ آخری موقع ہے. ہم کئی ہفتوں سے یہی ہم وارننگ بتاتے رہے ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کر رہے, ابھی ہم جو ہے بڑے شہر نہیں بند کر رہے, لیکن ہمارے پاس مارجن جو ہے وہ چند دنوں کا رہ گیا ہے. اگر جو آج ہم نے یہاں پہ باتیں ڈسکس کی ہیں, اگر قوم سے ہمیں زیادہ سنجیدگی اور بہتر کوآپریشن نظر آئے گی, اگر انتظامیہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر لے گی, تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے, امید بھی رکھیں گے کہ وہ الٹیمیٹ سٹیپ جو ہے ہمیں نہ اٹھانا پڑے. ورنہ جو بڑے بڑے شہر ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ وبا کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے, تو شاید ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہ جائے. آخر میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے علاقے کے اندر, جو بھی مدد وفاق سے آپ کو چاہیے, جو بھی NCOC کر سکتا ہے, جو پوری وفاقی حکومت کر سکتی ہے, ہم آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ تیار کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور تمام پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان سے, اور خصوصی طور پہ میں جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ اپنی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں, اپنے ہیلتھ کے آفیشلز کے ساتھ بیٹھیں, اپنے صوبے کی عوام سے براہ راست بات کریں اور پیغام براہ راست عوام تک بھی پہنچائیں. آپ اپنے الیکٹڈ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, لوگ ووٹ دے کر آپ کو لے کر آئے ہیں, لوگ آپ کی بات سنیں گے, اور یہی پیغام آپ کی طرف سے بالکل واضح پیغام انتظامیہ کی طرف بھی جانا چاہیے. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ہم چند دن دور ہیں اس پوائنٹ سے کہ جہاں ہمیں بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ جو ہے پھر مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری پہلے بھی مدد کر چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگر ہم اپنی حفاظت اور اپنے پاس SOPs کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کرونا نے پنجے گاڑ دیے. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 148 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 16,600 ہو گئی. مزید 5,499 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 7,72,381 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے. 6,72,600 صحت یاب, جبکہ 83,162 مریض زیر علاج ہیں. کرونا وائرس سے مزید 148 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 7,644, سندھ میں 4,559, خیبر پختونخوا میں 2,953, بلوچستان میں 225, گلگت بلتستان میں 104, آزاد کشمیر میں 446 اور اسلام آباد میں 649 اموات ہو چکی ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 30,56,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 14,36,00,000 ہو گئی. 12,19,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے. موسیقی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 5,82,600, برازیل میں 3,78,600, بھارت میں 1,82,600, میکسیکو میں 2,13,000, روس میں 1,06,307, فرانس میں 1,01,600, برطانیہ میں 1,27,306 اور سعودی عرب میں 6,846 اموات ہو چکی ہیں. ناظرین, لاہور میں 22 دن بعد میٹرو اور سپیڈو بس سروس بحال کر دی گئی ہے. اورنج ٹرین کی بحالی سے متعلق تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا.
कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जुज़वी लॉकडाउन के सबब शहर लाहौर में मैस ट्रांजिट सिस्टम को 30 मार्च तक बंद किया गया था। शादरा से गजुमत्ता चलने वाली मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज ट्रेन भी 22 रोज़ बंद रही। 22 रोज़ में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी को किराए की मद में 12 करोड़ 5 लाख रुपए का खसारा हुआ। मेट्रो बस की बंदी से अथॉरिटी को 7 करोड़ 92 लाख रुपए, जबकि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की बंदी से 4 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए खसारा हुआ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैरपुर के करीब वैन और कोच में तसादुम हुआ। 15 मुसाफिर जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। हादसा हुसैनाबाद के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि खैरपुर के करीब वैन और कोच में तसादुम हुआ, जिसमें 15 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 20 जख्मी हो गए। हादसा हुसैनाबाद के करीब कौमी शाहराह पर पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात की, करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का कहते हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में मुराद सईद का कहना था कि वजीर आजम आम तबके की बात करते हैं और अपने घर में रह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी और कैंप ऑफिस पर खर्च किए। शहबाज शरीफ ने करोड़ों रुपए सिक्योरिटी और ऑफिस कैंप पर खर्च किए हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात की, करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का कहते हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब में मुराद सईद का कहना था कि वजीर आजम आम तबके की बात करते हैं। दूसरी जानिब मुआवने खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब और इंसाफ की जिद्दोजहद कर रही है। इमरान खान का यही मिशन हम आगे लेकर चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था एहतसाब के अमल में कोई अपना कोई पराया नहीं। जिन वजीरों की तरफ उंगली उठी उन्होंने खुद को सुरखरू किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन का 3 साला रिकॉर्ड मुल्क के मफादात से मुतसादम रहा। मौजूदा हालात में भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, उन्हें सूरत हाल का इदराक करना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर सरदार आसिफ नकई भी शरीक हुए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दिम रखा है। अपोजिशन की सियासत का मकसद अपनी करप्शन को बचाना है। उनका 3 साल रिकॉर्ड मुल्की मफादात से मुतसादिम रहा है। अपोजिशन जमातों ने हर मौके पर मनफी सियासत के जरिए कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान के मफादात के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। अपोजिशन को छोटी सोच से निकलकर वसी तर कौमी मफाद के ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करना कतई तौर पर हुब्बुल वतनी नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम की मंजूरी से ही चीनी महंगी की गई। ताकतवर की सहूलतकारी वजीर आजम ही करेंगे तो क्या होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था वजीर आजम से तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं। हम अपने अवाम के पैसों से कर्जे लेकर ही आपके घर दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मरियम औरंगजेब का कहना है कि सब झूठ बोलते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम की मंजूरी से ही चीनी महंगी की गई। ताकतवर की सहूलतकारी वजीर आजम ही करेंगे तो क्या होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था वजीर आजम से तर्जुमानों तक सब झूठ बोलते हैं। अपने अवाम के पैसों से कर्जे लेकर ही आप घर दे रहे हैं।
दूसरी जानिब अस्मा बुखारी कहती हैं पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं, सिविल नाफरमानी का दर्स देने वाले हमें अखलाकियात सिखाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था इमरान खान मुल्जिम होते हुए वजीर आजम बने, शाहिद खाकान अब्बासी को मुआफी का दर्स देने वाले इमरान खान से मुआफी मंगवाए। शाहिद खाकान अब्बासी को मुआफी का दर्स देने वाले पहले वजीर आजम इमरान खान से मुआफी मंगवाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं कि पार्लियामेंट किसी की जागीर नहीं, सिविल नाफरमानी का दर्स देने वाले हमें अखलाकियात सिखाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि इमरान खान मुल्जिम होते हुए वजीर आजम बने, शाहिद खाकान को मुआफी का दर्स देने वाले इमरान खान से मुआफी मंगवाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है। मिफ्ता इस्माइल ने एक बयान में कहा कि जब तक ये वजीर आजम बेरोजगार नहीं होगा, अवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान को काम ही करना नहीं आता और ना मईशत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं बल्कि वजीर आजम को तब्दील करना होगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था बतौर वजीर खजाना असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, वो मुल्क को दिवालियापन और तबाही की तरफ लेकर गए। असद उमर और खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक चांस और मांगते हैं। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि उन्हें स्पीकर को जूता मारने की बात नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली बोलने का मौका दिए बगैर करारदाद को बिलडोज करना चाहते थे। स्पीकर असद कैसर पार्लियामान की रिवायात को समझते हैं, ना ही अपोजिशन को कुछ समझने देते हैं। पीटीआई के रहनुमा सदाकत अब्बासी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर कौमी असेंबली से मुआफी मांगे, हरकत गैर इखलाकी और गैर जमहूरी थी, वाक़े से दिल आज़ारी हुई। स्पीकर को धमकी देने से इदारे की तज़हीक होती है। सदाकत अब्बासी ने शहबाज गिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शाहिद खाकान ने स्पीकर को जूता मारने की बात की। मुल्क का साबिक वजीर आजम कहता है कि मुझे कोई एक गाली देगा तो उसे 10 गालियां दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी सड़कों पर लोगों के पीछे लाते मारने के लिए भागते हैं। ऐसे लोग पार्लियामान में बैठेंगे तो अदम बर्दाश्त का कल्चर फ़रोग पाएगा। हम मुज़ाकरात, दलील और बातचीत से एक दूसरे का मौक़िफ़ समझते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आईनी इखलाकी और सियासी इक़्तिदार की धज्जियां उड़ा दी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गिरे हुए ख्यालात का शख्स नून लीग की तरफ से वजीर आजम रह चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी को ईवान कौमी असम्बली का तकद्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने असम्बली इजलास में शिरकत न करके खुद अपना मुंह पर कालक मली है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि हुकूमत मुखालिफ बयानात देने वाले पीपल्स पार्टी वक्त आने पर चोर गली से भाग गई। धरने के पुरअमन खात्मे पर वजीर आजम इमरान खान और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को साथ लेकर चलने की पॉलिसी के 2 रस नताइज सामने आएंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज ने इंकशाफ किया कि वजीर आजम और जहांगीर तरीन के टूटे हुए राब्ते बहाल हो गए हैं। राजा रियाज ने एक इंटरव्यू में कहा अगले चंद रोज में वजीर आजम से जहांगीर तरीन की मुलाकात होगी। इसी सिलसिले में इफ्तार डिनर को भी मौखर किया गया। अगले चंद दिनों में देखेंगे कि जहांगीर तरीन और वजीर आजम की मुलाकात होगी। यकीन है बहुत से मामला तय पा जाएंगे और बहुत चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। राजा रियाज का कहना था कि हम समझते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ इंसाफ नहीं हो रहा और ये तमाम चीजें वजीर आजम के गोश गुजार करेंगे। पूरी उम्मीद है जब वजीर आजम को असल हकायक का पता चलेगा तो उम्मीद है बहुत बड़ा रिलीफ इस मुलाकात में हमें मिलेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए टीवी टुडे के साथ। टीवी टुडे खबर सब फैसला कर सकते हैं शहबाज शरीफ की जमानत होनी है या नहीं।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर की सरबराही में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के केस की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी 27 साला वकालत में ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन बाद फैसला बदला गया हो। इस पर अदालत ने कहा कि कभी भी अपने साइल को मत बताएं जब तक आप फैसला देख न लें। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत ने जमानत मंजूर कर ली लेकिन फैसला बदल दिया गया। इस पर अदालत का कहना था कि जब तक तहरीरी हुक्म नहीं आता कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, ये आपके लिए सबक है। अदालती रिमार्क्स पर आजम नज़ीर का कहना था कि हम तो रोज ही यहाँ से सीख रहे हैं। अदालत दोनों फैसलों पर गौर करे, डर है कि कहीं केस असर-ए-नौ समाअत पर न चला जाए। अदालत ने आजम नज़ीर से मुकालमा किया कि अगर फैसला देखेंगे तो मामले की गहराई नहीं समझ पाएंगे, हमें फैसला देखना है, मगर उन्होंने जो वजूहात लिखी हैं वो भी तो वाज़े हूँ। हमारे लिए केस को तमाम हकाइक को जानना ज़रूरी है, हम इसके बाद ही फैसला कर सकते हैं कि ज़मानत होनी है या नहीं। बाद अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब जवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक कर्जे देने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रिंट और टीवी मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों के लिए वज़ीर आज़म हाउसिंग प्रोजेक्ट से ज़ाती घर और सेहत कार्ड की सहूलत देंगे, डिजिटल मीडिया को मुकम्मल सपोर्ट देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि फिल्म और ड्रामा का अहिया पहली तरजीह है। सर सैयद अहमद खान और टीपू सुल्तान की जिंदगियों पर आलमी सतह की प्रोडक्शन पर काम शुरू किया जा रहा है। नौजवान ड्रामा और फिल्म साजों को कामयाब नौजवान प्रोग्राम से 5 करोड़ रुपए तक कर्जे की सहूलत देंगे। और अब टुडेज इंटरनेशनल।